बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंटिस्ट का, और इसने जो लॉ हमारे सामने रखा उसको हम कहते हैं हैज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ये कांस्टेंट हीट समेशन हम इसको क्यों कहते हैं इसकी भी बात करेंगे, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है हम उसको रीड करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, डेफिनेशन मैं रीड कर रहा हूँ। इफ़ अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, इसका मतलब कोई भी रिएक्शन हो रहा है जिसमें केमिकल चेंज हो, ठीक है, बाय सेवरल डिफरेंट रूट्स। इसका मतलब कि वो केमिकल रिएक्शन डिफरेंट वे में हो सकता है, डिफरेंट वे में हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ए जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, डी में, ये कोई भी कंपाउंड हो सकता है, ए इंटू डी, ठीक है। अब सेकंड वे हमारे पास क्या होगा कि ए जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल बी में कन्वर्ट होगा, बी जो है वो सी में कन्वर्ट होगा, और एट द एंड सी जो है वो डी में कन्वर्ट होगा। लेकिन इन दोनों रूट में आपके पास डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास ये सिंगल स्टेप है, सिंगल स्टेप चेंज, लेकिन यहाँ पे आपके पास कितने स्टेप होंगे, 1 2 3। ये जो आपके पास रूट होगा ये 3 स्टेप पे कंसिस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन बन आपके पास क्या रहा है, डी ही बन रहा है। तो ये आपके पास डिफरेंट रूट जनरेट हो गए कि जो ए है वो डी में कन्वर्ट हो सकता है बाय यूजिंग डिफरेंट रूट। फर्स्ट रूट डायरेक्ट रूट है और सेकंड रूट आपके पास है इनडायरेक्ट, जिसमें ए कन्वर्ट होगा बी में, बी कन्वर्ट होगा सी में, सी कन्वर्ट होगा डी में। लेकिन रूट तो आपके पास आ गया ना, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर आपके पास कोई ऐसा रिएक्शन है जिसके डिफरेंट रूट हैं, उसमें क्या होने वाला है, द ओवरऑल एनर्जी चेंज इज़ द सेम। वो आपको बता रहा है कि अगर ये सिंगल रूट है तो इसमें जो एनर्जी चेंज होगा ना, इंथाल्पी चेंज, डेल्टा एच, फॉर एग्जांपल इसको हम डेल्टा एच बोल लेते हैं कि इसमें एनर्जी चेंज हो रहा है डेल्टा एच, ठीक है। और इसको हम बोल देते हैं जी यहाँ पे एनर्जी चेंज हो रहा है डेल्टा H1, यहाँ पे एनर्जी चेंज हो रहा है डेल्टा H2, यहाँ पे एनर्जी चेंज हो रहा है डेल्टा H3, ठीक है। सिंगल रूट में आपके पास एक ओवरऑल इंथाल्पी होगा क्योंकि सिंगल स्टेप है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आप सेकंड रूट अडॉप्ट करते हैं तो उसमें 3 डिफरेंट स्टेप हैं, हर स्टेप का अपना इंथाल्पी है, ठीक है, हर स्टेप का अपना इंथाल्पी है। लेकिन हैज़िस लॉ आपको ये बता रहा है कि जो ओवरऑल एनर्जी है ना, मींस के अगर आप ये रूट चूज़ करते हैं या फिर आप ये रूट चूज़ करते हैं, दोनों में एनर्जी सेम विल बी सेम, एनर्जी चेंज विल बी सेम, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस रूट पे चलते हैं तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डेल्टा एच जो है ना, ये वाला, ये एनर्जी चेंज जितना होगा फ्रॉम ए टू डी, ये इक्वल होगा किस एनर्जी चेंज के, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हुई प्लस जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हुई प्लस जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हुई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इक्वल करता हूँ तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, ये आपके पास एनर्जी चेंज दोनों सेम है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, यहाँ पे भी नंबर ऑफ स्टेप 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन आपके पास जो एनर्जी चेंज है, मींस एंथैल्पी चेंज है, वो हमेशा सेम होगी चाहे आप कोई भी रूट यूज़ करें। इसको ऐसे आप समझ लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो है वो लाहौर है और ये आपके पास है SKP, शेखुपुरा और लाहौर, ठीक है। अब एक आपके पास रूट है बिल्कुल स्ट्रेट सीधा, आप शेखपुरा से लाहौर आ जाते हैं, ठीक है जी। आप लाहौर पहुंच गए, आपने कितने का पेट्रोल यूज़ किया, 500 रुपीज़ का। डेफिनेटली एनर्जी है ना, एनर्जी आपकी पॉकेट से जा रही है, ठीक है, एनर्जी कम हो रही है आपकी क्योंकि पैसे यूज़ हो रहे हैं। 500 का आपने पेट्रोल यूज़ कर लिया। अब एक रूट आपके पास हो रहा है लाहौर जाने का, वो क्या है, आप शेखुपुरा से पहले आओ शरकपुर, ठीक है, कुछ बच्चों को पता होगा शरकपुर, और शरकपुर से दोबारा रोड जाता है लाहौर की तरफ, ठीक है। अब शेखपुरा से शरकपुर आते हो और शरकपुर से आप दोबारा लाहौर पे चले जाते हो, यहाँ पे आपका पेट्रोल लगता है 200 का और यहाँ पे आपका पेट्रोल लगता है 300 का, ठीक है। तो आपका जो टोटल पेट्रोल लगा फ्रॉम शेखपुरा टू लाहौर, ये क्योंकि आपका सेकंड रूट है, कितना लगा, 500 का। तो फर्स्ट रूट में कितना लगा था, 500 का। इसका मतलब दोनों रूट में जो एनर्जी चेंज आपके पास है वो सेम है। तो यही बात यहाँ पे करने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपके पास एक चेंज हो रहा है बाय डिफरेंट रूट, ठीक है, तो कोई भी रूट आप अडॉप्ट करते हैं उसमें जो एंथैल्पी चेंज है दैट विल बी सेम,
ठीक है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है वो आपको वो एंड पे बता रहा है। रिगार्डलेस ऑफ द रूट बाय विच द केमिकल चेंज अकर्स, मीन्स जो सा भी आप रूट अडॉप्ट करेंगे एनर्जी विल बी सेम प्रोवाइडेड दैट द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस आर द सेम। ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आपके पास जो इनिशियल पॉइंट है दैट इज़ ए और जो फाइनल पॉइंट है दैट इज़ डी वो सेम होना चाहिए। अगर आप कोई भी रूट अडॉप्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये रूट देख रहे हैं तो ए से डी तक ही जाना चाहिए, ये रूट देख रहे हैं तो ए से डी तक ही जाना चाहिए। इनिशियल फाइनल पॉइंट शुड बी सेम। आप देखें यहाँ पे शेखुपुरा से आप लाहौर गए, ठीक है, हमारा इनिशियल पॉइंट क्या था शेखुपुरा, फाइनल पॉइंट क्या था लाहौर। अब आप डायरेक्ट जाते हो या फिर वाया शरपुर जाते हो तो आपके पास जो एनर्जी चेंज होगा वो सेम होगा, ठीक है, लेकिन आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपके सेम होने चाहिए। दैट इज़ हैज़ेस लॉ। टुडे तो हम फर्स्ट केमिकल एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ CO2। CO2 किस तरह बनता है ये आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। इक्वेशन की हेल्प से आप इस तरह इसको लिख सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मेक्स CO2, ठीक है। ये आपके पास एक ऐसा रिएक्शन है जो आप इस चैप्टर में पहले भी देख चुके हैं। तो इसमें आपके पास जो एनर्जी चेंज है, एनर्जी चेंज वो भी आप पढ़ चुके हैं, डेट इज़ -393, ठीक है। तो इसको हम कोई एंथैल्पी साइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम बोलते हैं जी डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन डेट इज़ इक्वल टू -393 किलोजूल पर मोल, ठीक है। ये आपके पास एक केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। अब एक केमिकल चेंज आपके पास सेम चेंज होगा लेकिन उसमें डिफरेंट स्टेप आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कार्बन है इससे रिएक्ट करेगा हाफ O2 मीन्स हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, और ये बनेगा फर्स्ट ऑफ ऑल CO दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और उसके बाद CO के साथ फर्दर हाफ मोल जो है वो ऑक्सीजन का दोबारा रिएक्ट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CO2 में। इसका मतलब चेंज तो ये बिल्कुल वैसा ही है जो कि आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। यहाँ पे भी कार्बन रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ और आपको 1 मोल दे रहा है किसका, CO2 का। और यहाँ पे भी अगर आप फोकस रखें तो यहाँ पे हाफ मोल है, यहाँ पे भी हाफ मोल, हाफ प्लस हाफ मीन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ कार्बन। ये जो कार्बन है, ठीक है, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और CO बनाएगा, दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड जो बन चुका वो हाफ मोल ऑफ O2 के साथ रिएक्ट करेगा और आपको CO2 दे देगा। इसका मतलब हमारा जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है वो सेम है, दैट इज़ कार्बन एंड CO2, ठीक है। लेकिन आपके पास 2 डिफरेंट रूट आ गए। फर्स्ट रूट आपके पास ये है, कार्बन प्लस O2 मेक्स CO2। सेकंड रूट में आपके पास 2 स्टेप आ जाते हैं, 1 एंड 2, ठीक है। अगर हम इसको पॉइंट आउट करते हैं कि जी इस चेंज में जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज़ डेल्टा H1 और इस चेंज में जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज़ डेल्टा H2। तो अकॉर्डिंग टू हैज़ेस लॉ हमें हैज़ेस लॉ ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू हैज़ेस लॉ इस रूट में जो एंथैल्पी चेंज है वो इन दोनों स्टेप में जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है उनके सम के इक्वल होगा। इसका मतलब कि अगर हम इक्वेशन ड्राइव करते हैं तो डेल्टा H इज़ इक्वल टू ये वाला डेल्टा H1 जो कि यहाँ पे चेंज हुआ प्लस डेल्टा H2 जो कि यहाँ पे चेंज हुआ, ठीक है। ये दोनों एंथैल्पी एक दूसरे के इक्वल होंगी। अगर मैं इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ आपको बताता हूँ तो बेटे इसकी वैल्यू आपके पास होती है 283, ठीक है, 283 और ये माइनस में होती है, और इसकी वैल्यू आपके पास होती है 110 और ये भी माइनस में होती है, ठीक है, 110, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास अगर हम इन वैल्यूज़ को सम करते हैं मींस डेल्टा H1 आपको मैंने बताया -110 और ये आपके पास प्लस है
तो माइनस साइन इसको माइनस में कन्वर्ट कर देगा, -283 डेट इज़ इक्वल टू -393। ठीक है जी। तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। -393 इज़ इक्वल टू -393। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जो एंथैल्पी चेंज यहाँ पे हो रहा है, जो एंथैल्पी चेंज यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, वो एंथैल्पी चेंज उतना ही है जो सेकंड रूट में हो रहा है। लेकिन सेकंड रूट में आपके पास 2 डिफरेंट स्टेप है। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, सेकंड आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। लेकिन इनिशियल फाइनल स्टेट अगर सेम है तो आपके पास जो भी रूट होगा उसमें एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज सेम होगा, डेट इज़ -393। तो इस तरह अगर आपके पास इसमें कोई वैल्यू मिसिंग भी है तो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमें इसका नहीं पता, इसका हमें नहीं पता, यहाँ पे वो आपको x दे देता है, यहाँ पे आपको वो x दे देता है, आपको डिफरेंट वैल्यूज़ देकर, मींस डेल्टा H की वैल्यू दे देता है, डेल्टा H1 x के इक्वल रख देता है, डेल्टा H2 वो आपको दे देता है -283। तो आप इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए, हेज़िस लॉ का कंसेप्ट यूज़ करते हुए, ठीक है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी देखते हैं। तो देखिए आपको इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, इन दोनों की वैल्यू प्लेस करेंगे, ये आपके पास वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। इसकी जगह पे आप x लिख दीजिए, इसकी वैल्यू -393 है, इसकी जगह पे आप x लिख दीजिए, इसकी वैल्यू -283 है। तो -283 को आप इस साइड पे लेकर आइए, -393 माइनस जो है वो इस तरफ आके प्लस में हो जाएगा, +283 डेट इज़ इक्वल टू x, और आंसर आपके पास आ जाएगा -110 x, जो कि आपके पास क्या है, डेल्टा H1। तो इस तरह बेटे आपके पास जो अननोन वैल्यूज़ हैं उनको आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग हेज़िस लॉ, अगर आपके पास एक रूट डिफरेंट स्टेप पे कंसिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो आपके पास एक केमिकल एग्जांपल होगी। अब हम देखते हैं कि इसको हम कांस्टेंट हीट समेशन क्यों कहते हैं, कांस्टेंट हीट समेशन क्यों कहते हैं। ठीक है, कंसेप्ट आप ले रहे हैं, CO2 फॉर्मेशन की एग्जांपल भी आपने ले ली। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि हम इसको कांस्टेंट हीट समेशन क्यों कह रहे हैं। ठीक है, अभी आपने लास्ट एग्जांपल में देखा कि आपके पास जो फॉर्मेशन ऑफ CO2 है, इसके 2 डिफरेंट रूट थे। एक रूट आपके पास था ये वाला C+O2 मेक्स CO2, ठीक है, जो कि सिंगल स्टेप रूट था, और इसमें एनर्जी आपके पास थी -393 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब आपके पास जो सेकंड रूट था उसमें आपके पास 2 स्टेप थे। ये आपके पास स्टेप 1 था, ये आपके पास स्टेप नंबर 2 था। स्टेप 1 में क्या हो रहा है, कार्बन हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो रही है और CO बना रही है। ठीक है, और सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है कि जो CO बन रहा है वो फर्दर हाफ मोल ऑफ O2 के साथ मिलकर CO2 बना रहा है। देखिए, जब हम 2 इक्वेशंस को प्लस करते हैं ना, उसका सम लेते हैं, तो ऐसे फैक्टर्स जो ऑपोजिट साइड पे होते हैं उनको हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, जब आपके पास डिफरेंट इक्वेशंस को हम प्लस करते हैं और अगर आपके पास कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बोथ साइड पे अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं तो उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास है CO और इस तरफ भी आपके पास होगा CO, तो ये जो CO है वो इस CO से कैंसिल आउट हो जाएगा और कोई और फैक्टर कैंसिल आउट नहीं हो रहा। रिमेनिंग फैक्टर्स को आप प्लस करके लिख लोगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कार्बन है तो इसको आपने लिख लिया कार्बन, प्लस यहाँ पे हाफ O2 है तो ये आ जाएगा 1 O2। ठीक है, हाफ प्लस हाफ 1 के इक्वल होगा। मेक्स, यहाँ पे क्या बचा, CO2 ही बचा, तो इसको हम कहते हैं ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। लेकिन इस रिएक्शन में आपके पास नंबर ऑफ स्टेप कितने हैं, 2। फर्स्ट स्टेप की एंथैल्पी चेंज आपके पास है -110, सेकंड की आपके पास एंथैल्पी है -283 किलो जूल पर मोल। तो आप करते क्या है, जब आपने ओवरऑल रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करनी होती है, आप इन दोनों का भी सम लेते हो, तो -110 -283 दोनों का सम आपके पास किसके इक्वल होगा, -93।
ठीक है, तो ये आपके पास दोनों का सम हो रहा है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं हीट समेशन। समेशन का मतलब क्या होता है, सम होगा। अब वो स्टेप आपके पास वो रूट आपके पास 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, वो 3 में हो रहा है। आप जब भी उनका सम लोगे तो वो आपके पास सिंगल स्टेप का जो एंथैल्पी चेंज है उसके इक्वल ही होगा। मींस कि वो प्लस माइनस नहीं होगा, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। अगर वो -393 है तो वो -393 ही रहेगा, चाहे आपके पास 3 स्टेप है चाहे आपके पास 2 स्टेप है। अगर आप उनका सम करोगे, समेशन ऑफ हीट, तो वो हमेशा -393 ही रहेगा। इस वजह से इसको हम कहते हैं हेज़ेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। अब इसके बाद एक और पॉइंट आ जाता है, अगर आप किसी रिएक्शन को साइक्लिक प्रोसेस में ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। साइक्लिक प्रोसेस में ऑब्ज़र्व करने का मतलब ये होगा कि आपने जब रिएक्शन करवाना है तो जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट लेना है ना, उस पॉइंट पे आपने वापस आना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप शेखुपुरा से जाते हैं लाहौर, तो शेखपुरा से लाहौर जब आप गए तो लाहौर से वापस आपने शेखुपुरा आना है। ये आपके पास एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप बोलोगे साइक्लिक प्रोसेस, जहाँ से स्टार्ट लिया वहाँ पे वापस आ गए। ठीक है, रूट चाहे आपने कोई और यूज़ किया, जैसे आप शेखपुरा से गए लाहौर, लाहौर से आ गए शरकपुर, शरकपुर से आप वापस आ गए शेखुपुरा, लेकिन जहाँ से स्टार्ट लिया वहाँ पे वापस आ गए। तो फिर एनर्जी चेंज क्या होगा और उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब हम ये देखने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस हम वही एग्जांपल ले रहे हैं जो आपने फर्स्ट केमिकल एग्जांपल ऑब्जर्व की, फॉर्मेशन ऑफ CO2। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर चेंज है। पिक्चर चेंज कैसे है, ये आपको एरो बता रहे हैं कि एरो की जो डायरेक्शन है अब हम उस पे मूव करेंगे। आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये, आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है। स्टार्टिंग पॉइंट में आपने क्या किया, C+O2 मेक्स CO2। आपको अच्छी तरह पता है कि यहाँ पे एनर्जी चेंज कितना होगा, -383। ठीक है, और जिसको आपने रिप्रेजेंट किया था सिंपल डेल्टा एच से, इसको आपने सिंपल डेल्टा एच से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, उसके बाद आपने एक सिंगल रूट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब जो सेकंड रूट है ना उसमें 2 स्टेप है, लेकिन अब आपकी डायरेक्शन चेंज है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाते थे इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ और इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट की तरफ, मीन डायरेक्शन आपकी ये होती थी। लेकिन अब आपकी डायरेक्शन है कुछ इस तरह, आप रिवर्स में आ रहे हैं लेकिन सेकंड रूट अडॉप्ट करते हुए। ठीक है, सेकंड रूट अडॉप्ट करते हुए। तो अगर हम CO2 से आते हैं CO की तरफ, तो यहाँ पे एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ΔH2 के साथ। ठीक है, ΔH2 के साथ, और CO से हम वापस जा रहे हैं C यानी कि कार्बन की तरफ, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ΔH1 की तरफ। ठीक है, तो आपके पास जो ये साइक्लिक प्रोसेस जनरेट हुआ जो कि 2 रूट पे कंसिस्ट कर रहा है, लेकिन अब ये सिंगल ही रूट बन गया क्योंकि आपने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो यहाँ पे आपके पास 3 डिफरेंट एंथैल्पीज़ हैं, ΔH, ΔH1, ΔH2। तो ये ला हमें बता रहा है द समेशन। ये साइन मैथ वाले अच्छी तरह जानते हैं, कहीं पे भी होगा तो इसको हम कहते हैं समेशन। ठीक है, किसकी समेशन, ΔH। साइकिल मींस एक साइक्लिक प्रोसेस होगा, उसमें जितनी भी एंथैल्पीज चेंजेस हैं उन सब का सम होगा। ठीक है, तो देखते हैं ये आपके पास साइक्लिक प्रोसेस है, जहाँ से आपने स्टार्ट लिया वहाँ पे आप वापस आ गए। इसमें जो एंथैल्पी चेंज है उनका जो सम है वो हम ले रहे हैं, ΔH ये आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज सेकंड है, ΔH2। यहाँ से जब हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे आ गया ΔH1। ठीक है, तो हेज़ेस लॉ हमें बताता है समेशन ऑफ ऑल द एंथैल्पीज इन अ साइक्लिक रिएक्शन इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन हो रहा है और जहाँ से आपने स्टार्ट लिया आप वहाँ पे वापस आ जाते हैं तो एंथैल्पी चेंज आपके पास हमेशा क्या होगा, 0 होगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए -393, यहाँ पे इसकी करेक्शन कीजिए, 93 है। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पे आपके पास इससे पहले क्या था, -283, लेकिन क्योंकि अब आपकी डायरेक्शन चेंज है, तो अब आपके पास ये आ जाएगा +283। पॉइंट ये नोट कीजिएगा, यहाँ पे -283 था, मैंने प्लस क्यों लिखा
क्योंकि अब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ये बात याद रखिए, अगर A टू B एक्सो है तो B टू A एंडो होगा, बिल्कुल उसके ऑपोजिट, बिल्कुल उसके ऑपोजिट। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा +283। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चेंज था उसको आपने -110 बोला था, लेकिन क्योंकि अब डायरेक्शन चेंज है तो ये हम बोलेंगे +110। ठीक है, ये माइनस में क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्शन बिल्कुल सेम है जो आपने प्रीवियस एग्जांपल में ली। तो अगर हम इन सारी एंथैल्पी को प्लस करते हैं तो ये आंसर हमारा 0 के इक्वल आना चाहिए। वैल्यू प्लेस करते हैं -393, यहाँ पे प्लस आ जाएगा 283, यहाँ पे भी +110, तो आंसर आपका 0 के इक्वल आ जाएगा। इट्स मीन इन अ साइक्लिक प्रोसेस द समेशन ऑफ ऑल द एंथैल्पी चेंजेस इज इक्वल टू 0। अगर आप इनिशियल पॉइंट पे दोबारा आ गए हैं बाय यूजिंग डिफरेंट रूट, ठीक है, ये तो बात समझ में आती है ना, A टू B एंड B टू A, आप उसी रास्ते वापस आ गए, जितनी एनर्जी इवॉल्व हुई उतनी एब्जॉर्ब होगी। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया कि आपने रूट चेंज कर लिया। ठीक है, तो बेटे आपके पास चाहे 2 रूट हैं, 3 रूट हैं, आप अगर उस पॉइंट पे दोबारा वापस आ जाते हैं किसी भी रूट को यूज़ करते हुए जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट लिया था, तो ये बात याद रखिए, एंथैल्पी चेंज इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0, और उसको आपने इस तरह प्रूव कर दिया। ठीक है, ये आपके पास अभी फर्स्ट एग्जांपल हुई। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह ओके जी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन ऑफ चैप्टर 007 फर्स्ट ईयर थर्मोकेमिस्ट्री आप देख रहे हैं हैज़ेस लॉ। लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में आपने हैज़ेस लॉ को डिफ़ाइन किया और सिंपल एग्जांपल के साथ भी आपने उसको समझने की कोशिश की, और जो फर्स्ट एग्जांपल आपने की वो थी फॉर्मेशन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन। अब सेकंड एग्जांपल आपने जो है वो करनी है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब बेटे बिल्कुल उसी तरह आपके पास यहाँ पे भी 2 डिफरेंट रूट होंगे। फर्स्ट रूट जो होगा वो सिंगल स्टेप होगा, ठीक है, डायरेक्ट चेंज होगा, और जो सेकंड रूट होगा वो 2 स्टेप प्रोसेस होगा, मींस कि वो 2 स्टेप पे कंसिस्ट करेगा और आपका रिएक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है, लेकिन हैज़ेस लॉ आपको क्या बताता है कि आपका जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है, फाइनल स्टेट है, शुड बी सेम। ठीक है, रूट आप चाहे जो मर्ज़ी यूज़ करें, एंथैल्पी चेंज विल बी सेम। तो चलते हैं अपनी सेकंड एग्जांपल की तरफ, डेट इज़ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सिंगल स्टेप आपके पास है जी 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2। इसका मतलब 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेंगे किसके साथ? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और बनाने वाले क्या हैं जी? सोडियम कार्बोनेट बनेगा जो कि आपका मेजर प्रोडक्ट है, और इसके साथ बनेगा H2O। ठीक है, ये सिंगल स्टेप आपके पास रूट है, कंप्लीट रिएक्शन हो चुका है। अब इस रिएक्शन में जो आपके पास एंथैल्पी चेंज है वो आपके पास है जी डेल्टा H इज़ इक्वल टू -89.08 किलो जॉल पर मोल। इसका मतलब कि ये आपके पास जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो इतनी एनर्जी इवॉल्व होगी। ठीक हो गया? ओके। अब ये रिएक्शन आपके पास एक और वे में भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें आपके पास 2 स्टेप होंगे। तो फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि यहाँ पे भी था CO2 के साथ ही मिलेगा, जो कि यहाँ पे भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे वो बना रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप में वो फॉर्मेशन कर रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट की। लेकिन जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट को बना लोगे तो ये अनस्टेबल होने की वजह से फर्दर रिएक्ट करेगा किसके साथ? NaOH के साथ। ठीक है, इसका 1 मोल यहाँ पे यूज़ हो चुका, सेकंड मोल यहाँ पे यूज़ होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा और आपको सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर की फॉर्मेशन दे देगा। अब जब ये फर्स्ट स्टेप होगा तो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज आपके पास होगा डेल्टा H, इसको हम 1 लिख लेते हैं, दैट इज़ इक्वल टू -48.06 किलो जॉल पर मोल। ये आपके पास फर्स्ट स्टेप का एंथैल्पी चेंज है कि जब आपके पास 1 मोल ऑफ NaOH रिएक्ट करेगा CO2 के साथ और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा तो आपके पास -48.06 किलो जॉल पर मोल एनर्जी इवॉल्व होगी। ठीक है, अब जब ये बन जाएगा तो उसके बाद ये फर्दर रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल के साथ और
सेकंड स्टेप कंप्लीट होगा। अब इस सेकंड स्टेप में जो एंथैल्पी चेंज है दैट विल बी डेल्टा H2 इज इक्वल टू -41.02 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। लेकिन जब आप इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन, तो आपको पता है कि आपने इनकी समेशन करनी है, इन दोनों को सम करना है। तो ये बात याद रखिए, जब आप इक्वेशंस को सम करते हैं तो कोई ऐसा फैक्टर, कोई ऐसा कंपाउंड, कोई ऐसा कंपोनेंट जो कि बोथ साइड पे अपनी प्रेजेंस शो कर रहा है, तो उसको हम कैंसल आउट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट इस साइड पे प्रोडक्ट वाली साइड पे है और सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्टेंट वाली साइड पे भी है। तो ये कंपोनेंट आप कैंसल आउट कर दोगे। अब देखिए कोई और कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा। अब आप इसको कंबाइंड फॉर्म में, ओवरऑल रिएक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। ये आपके पास 1 मोल NaOH है, ये आपके पास NaOH ही है, 2 मोल आपके पास हो जाएंगे, तो आप लिखोगे 2 NaOH प्लस ये आपके पास CO2 है, मिक्स यहाँ पे आपके पास ये बचा Na2CO3 प्लस H2। ये आपका ओवरऑल रिएक्शन आ गया। ठीक है, क्या ये रिएक्शन बिल्कुल सेम नहीं है जो आपने ऊपर ऑब्जर्व किया सिंगल स्टेप? तो आपके पास जो है वो इनिशियल फाइनल स्टेट सेम होगी, तो इसका मतलब कि इसमें एंथैल्पी चेंज भी सेम होना चाहिए। तो आप जब इन दोनों को प्लस करोगे तो इन दोनों का प्लस आपके पास आ जाएगा -89.08, जो कि हमारे पास सिंगल स्टेप का भी था। तो इट्स मीन आप चाहे इसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं बाय यूजिंग सिंगल स्टेप प्रोसेस या फिर आप फॉर्मेशन कर रहे हैं बाय यूजिंग 2 स्टेप प्रोसेस, आपके पास एंथैल्पी चेंज सेम ही होगा। और उसकी वजह क्या है कि आपके पास इनिशियल और फाइनल स्टेट्स सेम है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ। ओके, अब इसी रिएक्शन को हम एक अदर वे में ऑब्जर्व कर लेते हैं, जो कि आपने प्रीवियस एग्जांपल में भी किया। तो ये आपके पास सिंगल स्टेप है, यहाँ पे आपके पास डेल्टा H है, ठीक है, जो कि आप ऊपर देख चुके हैं -89.08 किलो जूल पर मोल। और ये आपके पास सेकंड रूट है। ठीक है, 2 स्टेप पे कंसिस्ट कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रूट में क्या होगा, NaOH का 1 मोल CO2 के साथ रिएक्ट करेगा और NaHCO3 बना देगा। तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा डेल्टा H1। ठीक है, अब जब ये बन जाएगा तो ये फर्दर NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, 1 मोल इधर यूज़ हो गया, 1 मोल यहाँ पे आएगा, तो आपको सोडियम कार्बोनेट बना देगा। तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा H2। ठीक है, तो अब आपके पास क्या होगा अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ, डेल्टा H शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2। डेल्टा H शुड इक्वल टू द सम ऑफ डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ। ठीक है जी, तो ये आपने अदर वे में इसको ऑब्जर्व कर लिया। अगर आप इस तरह एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो इस तरह एक्सप्लेन कर दीजिए, इस तरह एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो इस तरह एक्सप्लेन कर दीजिए। लेकिन एक आपने मेथड यूज़ करना है इसको एक्सप्लेन करने का। जब इस तरह करोगे तो साथ वैल्यूज़ लिखनी है, जब इस तरह करोगे तो आपने इनके साथ भी वैल्यूज़ लिखनी है। -89.08, यहाँ पे आपके पास डेल्टा H1 आ जाएगा -48.06 और यहाँ पे -41.02 किलो जूल पर मोल। तो इस तरह आपके पास ये सेकंड एग्जांपल कंप्लीट होगी। ठीक है, अब अगर आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, नंबर 1 आपने सबसे पहले लिखनी है उसकी डेफिनेशन। ठीक है, एक जनरल एग्जांपल दे दें जो आपके पास A/B वाली थी। एक आपके पास एग्जांपल आ जाएगी फॉर्मेशन ऑफ CO2। ठीक है, वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट पे आपके पास होगा समेशन ऑफ ऑल एंथैल्पी इन साइक्लिक प्रोसेस, इसको आपने 0 प्रूव करना है, ये आपका सेकंड पॉइंट होगा। थर्ड पॉइंट आपके पास होगी एग्जांपल्स, एग्जांपल 1 फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस एग्जांपल 2 जो कि अभी आपने कर ली। तो ये 3 स्टेप आपके पास हो गए। अब जो 4th स्टेप है ना, उसमें आपने इसकी एप्लीकेशंस करनी है। अब हेसिस लॉ को आपने डिफ़ाइन कर लिया, डिफरेंट एग्जांपल्स आपने देख ली और इसको समझ भी लिया। लेकिन अब नेक्स्ट पॉइंट है व्हाई वी नीड हेसिस लॉ, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, इंपॉर्टेंस ऑफ हेसिस लॉ एंड एप्लीकेशंस ऑफ हेसिस लॉ। ठीक है, कुछ भी आ जाए तो इसके आंसर में आपने ये जो 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, वही आपने बताने हैं। ठीक है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आप इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं 3 पॉइंट्स को। तो चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ।
फर्स्ट पॉइंट आपको बता रहा है जी, हैज़ेस लॉ इज़ यूजफुल टू डिटरमाइन द एंथैल्पीज ऑफ अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स। इसका मतलब क्या होगा कि कुछ रिएक्शंस में ऐसे कंपाउंड बनते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, जो कि फौरी तौर पे अपने आप को किसी और के साथ रिएक्ट करवा के किसी स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि अभी आपने जो फर्स्ट एग्जांपल ली थी फॉर्मेशन ऑफ CO2, बेटे आपने इसमें देखा कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बन रिएक्ट विद हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन टू मेक 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है ना, ये अनस्टेबल होता है, ये हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ फर्दर रिएक्ट करता है और आपको CO2 बना देता है। अब हमारे पास कार्बन टू CO2, ये तो एंथैल्पी कैलकुलेट हो सकती है, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कार्बन की, ठीक है, बाय यूजिंग कैलोरीमीटर। लेकिन अगर आप इस एंथैल्पी की कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं बाय यूजिंग कैलोरीमीटर, तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगी, फिर आपको हेल्प लेना पड़ेगी हैज़ेस लॉ की, ठीक है। तो इसमें आप हैज़ेस लॉ का यूज़ करेंगे, इस अननोन वैल्यू को कंप्लीट जो रिएक्शन है उसकी वैल्यू यूज़ करते हुए आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसी तरह आपके पास कुछ और रिएक्शंस हैं इसी कंसेप्ट पे, वो डिपेंड करते हैं। सिमिलरली हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है, B2O3 बोरोन ऑक्साइड है, Al2O3 एलुमिना है, या फिर इसको आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड कह सकते हैं। कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली, इसको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते इनकी फॉर्मेशन को, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न दीज सब्सटेंसेस कम्प्लीटली। क्योंकि अगर आप कोई सब्सटेंस इनमें से लोगे ना और उसको आप बर्न करना चाहोगे तो कम्प्लीटली बर्न नहीं होगा, वो 100% बर्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर। फॉर एग्जांपल आप एल्यूमिनियम का एक पीस ले लेते हैं, दैट इज़ एल्यूमिनियम, इसका आप कंबस्शन जो है वो करवाना चाह रहे हैं, तो आपके पास ये ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करके एल्यूमिना बना देगी और इसके ऊपर जो अपर लेयर है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर Al2O3 की फॉर्मेशन करेगी। लेकिन ये जो इनर एल्यूमिनियम आपके पास होगा ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये सेफ़ कंडीशन में यहाँ पे पड़ा रहेगा। इसका मतलब कि जब एल्यूमिनियम कम्प्लीटली रिएक्ट ही नहीं कर रहा तो इसकी कैलकुलेशन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप हैज़ेस लॉ की जो है वो हेल्प लेते हैं, क्योंकि ये आपके पास इनडायरेक्ट मेथड होता है एंथैल्पी चेंज की कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट एप्लीकेशन है। सेकेंड एप्लीकेशन आपके पास क्या है? इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एंथैल्पी चेंज। हैज़ेस लॉ यूज्ड टू मेजर फॉर द इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी चेंजेस फॉर सच रिएक्शन विच आर ईदर वेरी फास्ट और वेरी स्लो। मीन्स कि अभी आप कैलोरीमीटर को सेट कर रहे हो, रिएक्शन आपका हो गया, तो ऐसे रिएक्शन के लिए आप जो है वो हैज़ेस लॉ को यूज़ करते हो और इसकी कैलकुलेशन को यूज़ करते हुए आप किसी भी ऐसे रिएक्शन जो कि बहुत स्लो है, जिसके लिए आप इतना वेट नहीं कर रहे, ठीक है, वो 2 दिन में हो रहा है, वो 10 दिन में हो रहा है, वो 1 मंथ में हो रहा है, ठीक है, या फिर वो बहुत फास्ट है, वो 2 सेकंड में हो रहा है, ठीक है, तो फिर आप कैलोरीमीटर का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, फिर आप यूज़ करते हैं हैज़ेस लॉ का, ठीक है, ओके। थर्ड एप्लीकेशन आपके पास क्या है? टू डिटरमाइन द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब ये जो आयनिक कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी है ये आपने कंप्लीट कंसेप्ट लेना है अपने नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज़ बोर्न-हाइबर साइकिल। बोर्न-हाइबर साइकिल, ठीक है। इसको इस पॉइंट को आप अभी फ़िलहाल रख दीजिए, जब हम ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेटेस्ट एनर्जी क्या है ये अभी आपको नहीं पता, ठीक है। आयनिक कंपाउंड कुछ बच्चों को पता होगा कि किन को कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास थर्ड होगा कि हैज़ेस लॉ को हम यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड, और इसकी एप्लीकेशन आपके पास है बोर्न-हाइबर साइकिल या बोर्न-हाइबर साइकिल, ठीक है। तो इसमें जब आप इसका कंसेप्ट लेंगे तो ये आपके पास पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास जो एप्लीकेशंस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स हैं, ठीक है, उनकी आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग हैज़ेस लॉ। कोई ऐसे रिएक्शंस आपके पास हैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्लो हैं, तो इनकी आप एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग हैज़ेस लॉ। और थर्ड पॉइंट, आप लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेशन करते हैं बाय यूजिंग हैज़ेस लॉ, ठीक है जी।